Good morning, students. Welcome to online classes of Cosmopolitan Inter College. This is Himanshu Tiwari. This is your social study class. Students, today we are going to read chapter number 3, Rural Life Under the British Rule. रूरल मीन्स होता है आपका ग्रामीण, ठीक है। तो आपका ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रामीण जीवन किस प्रकार का था। ब्रिटिशर्स आपका जो रूरल पीपल थे उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करते थे, कौन सी पॉलिसीज़ उनके लिए चला रखी थी, इस चैप्टर में ये सब आपको डिस्कस किया जाएगा। After the Battle of Plassey, the British were firmly established in India, both politically and economically. After the Battle of Plassey, प्लासी के बैटल के बाद, प्लासी का युद्ध जो हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने फॉर्मली मतलब काफ़ी मजबूती से अपना जो एम्पायर था वो इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, दोनों तरीके से, पॉलिटिकली राजनैतिक रूप से भी और इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से भी। फ्रॉम ट्रेडर्स दे हैड बिकम पॉलिटिकल मास्टर, वो तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने, लेकिन अब ट्रेडर से वो क्या बन गए थे, पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए थे। देयर मेन इंटरेस्ट ले इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट, उनका जो मेन इंटरेस्ट था, मेन मोटिव था, वो था अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। दे reaped huge profits as traders, and now the whole country was their domain and they exploited it to the maximum. अब उन्होंने क्या किया, ट्रेडर बन के, व्यापारी बन के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अपना ट्रेड से निकाला, ह्यूज प्रॉफिट। एंड नाउ द होल कंट्री, और अब पूरा देश जो था उनके ही अंडर में, कंट्रोल में आ गया था। एंड दे एक्सप्लॉयटेड इट टू द मैक्सिमम, और वो इसका एक्सप्लॉयट कर रहे थे। एक्सप्लॉयट मीन्स होता है शोषण करना, किसी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ बंगाल। जो बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में जो हुआ था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल मास्टर बना दिया था बंगाल का, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी बंगाल के लिए दिलवा दिए। बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड से 1765 में दीवानी राइट्स दिलाया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किसने दिया उनको ये राइट्स, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड ने इन 1765 में। दीवानी राइट मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स था, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन करने का और लोगों के ऊपर अपना रेवेन्यू कलेक्शन करने का, ये भी दीवानी राइट मीन्स मेनली होता है आपका रेवेन्यू कलेक्शन करना का अधिकार, मतलब लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार भी उनको मिल गया। द कंपनी नाउ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेरिटरीज। अब जो कंपनी थी, यानी जो आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका ये कर्तव्य था कि वो जो फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन है इन टेरिटरीज़ की, इन राज्यों की, जो आपका आर्थिक प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो कंपनी के हाथ में थी। इट हैड टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया और जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसको इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड फंड्स। अच्छा, ये यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, मजदूरों पे टैक्स जो लिया जाता था उनसे, उसको इंक्रीज़ कर दिया जब उनके कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी को फंड की ज़रूरत क्यों थी और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों थी। The primary function of the East India Company was to buy spices, cotton, indigo and other raw materials and sell them at huge profits in the European market. जो मेन फंक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था मसालों को, कॉटन को और इंडिगो। इंडिगो भी एक आपका डाई है, इंडिगो
एक डाई होता है, कलर होता है जिसको कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लू कलर की डाई होती है इंडिगो, उसको उसकी भी खेती होती है, उसकी भी आपका उसका भी कल्टीवेशन होता था। एंड अदर रॉ मटेरियल्स की उनको ज़रूरत थी, और वो उसी को क्या करते थे, खरीदते थे और ह्यूज प्रॉफिट पे यूरोपियन मार्केट्स में ले जाके बेच देते थे। द कंपनी नीडेड मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग दीज कमोडिटीज़। कंपनी को पैसों की, मनी की ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थी कि वो इन्हीं कमोडिटीज़ को, इन्हीं थिंग्स को बाय करने के लिए, उस पर मनी इन्वेस्ट करने के लिए उनको फंड्स की नीड थी। इनिशियली दे ब्रॉड गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड, बट लेटर ऑन दे थॉट ऑफ फाइनेंशिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। वैसे तो वो जो गोल्ड और सिल्वर है वो इंग्लैंड से खरीदते थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जो उनका व्यापार है वो वहाँ इंडिया से ही फाइनेंस करेंगे, इंडिया से ही अपना व्यापार, इस यहाँ पे ही जो फाइनेंशियली जो ट्रेड है उनका ये इंडिया से ही होगा। इट रिक्वायर्ड मनी टू, इसके लिए उनको मनी की रिक्वायर्ड थी, और वो मनी की रिक्वायर्ड उनको थी अपनी ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए। भाई उनको सैलरी देने के लिए उसमें वेपन्स की ज़रूरत होगी, उस ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए वॉर्स अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर एंड इंडियन रूलर्स। जो इंडियन रूलर्स और दूसरी यूरोपियन पावर्स जो उनके ऊपर वॉर अटैक कर देती थी, उस युद्ध से निपटने के लिए उनको अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी मनी की नीड थी। Also, it had to send money to England in order to pay dividends to the shareholders of the company. देखिए, और उनको मनी की जो रिक्वायर्ड थी वो इसलिए भी थी क्योंकि वो मनी को इंग्लैंड भी भेजते थे। क्यों? वहाँ पे जो उनके डिविडेंड्स थे, डिविडेंड्स माने जो उनके शेयर होल्डर्स थे, तो उनके जो उनको कंपनी के जो शेयर धारक थे, मतलब कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उनको जो मिलने वाला लाभांश होता है, मतलब उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला होता है, उसको भी कंपनी को उनको भी पे डिविडेंड्स, मतलब उनको शेयर होल्डर्स जो होते थे कंपनी के, उनको डिविडेंड्स भी पे करना होता था, मतलब उनको भी लाभांश, उनको भी प्रॉफिट देना होता था, इसलिए वो इंग्लैंड को भी मनी सेंड करते थे। अनदर मेजर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वॉज पेइंग द ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। और दूसरा एक्सपेंस उनका जो था, मेजर एक्सपेंस, सबसे बड़ा खर्चा वो था कि ऑफिसर्स को भी पे करना पड़ता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने इंडिया में कर रखा था, उसके लिए ऑफिसर्स को भी पे करना पड़ता था। दस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मनी, तो इसलिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, ज़रूरतें थी जिस मनी की, द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न अटेंशन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्रीकल्चर की ओर मुड़े, जो कि इनकम का चीफ सोर्स था उस वक्त लोगों का। द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज सेटलमेंट्स इन एग्रीकल्चर। उन्होंने नई नई रेवेन्यू पॉलिसीज़ और सेटलमेंट्स को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया। ऑल द पॉलिसीज़ वर इंटेंडेड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। इन सभी पॉलिसियों का मेन मोटिव था अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। अंग्रेज अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। इवन इफ दोज पॉलिसीज हार्म द पीजेंट्स, चाहे भले ही ये पॉलिसीज़, ये नीतियाँ जो हैं वो पीजेंट्स यानी मजदूरों को नुकसान पहुँचाती हों, उनको हार्म करती हों, फिर भी उनको था कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर किसी भी तरीके से करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन रहा है आपका गिव रीजन टाइप का, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ फंड्स। तो अभी आपको बताया गया। ठीक है, द प्रॉब्लम विद द रेवेन्यू कलेक्शन। अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी रेवेन्यू कलेक्ट करने में, यानी जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैड एक्वायर्ड टू द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे, उसका काम तो था, वो ट्रेडिंग करने आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन उसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी राइट चाहिए था। द कंपनी डिड नॉट वांट टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो कंपनी है वो नहीं चाहती थी कि कोई वो सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का सेटअप करे। उसका मेन ऑब्जेक्शन था कि रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाया जाए, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन पहले से ही हो रहा है उसी को मैक्सिमाइज किया जाए, न कि वो नया सिस्टम कोई भी सेटअप करना चाहती थी। हाउ एवर द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वॉज फेसिंग डिक्लाइन। हालांकि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी वो तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ अकाल सूखा पड़ा था। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है, दूसरे चैप्टर में जो आपका आया था उसमें बताया था ये चीज़। फार्मर्स वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज़। अब फार्मर्स जो हैं थे वो अपना ड्यूज़ जो उनके बकाया था वो
पे कर नहीं पाए क्योंकि सूखा पड़ गया, तो उनकी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे कि वो अपने ड्यूज़ जो बकाया थे, ठीक है, जो पैसा उन्होंने उधार लिया था वो सब बकाया जो थे वो पे नहीं कर पाए। आर्टिशंस कुड नॉट अर्न देयर लाइवलीहुड बिकॉज दे हैड टू सेल देयर गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू द कंपनी। और जो आर्टिशंस थे, जो कलाकार थे, वो भी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको अपने गुड्स, जो भी वो सामान तैयार करते थे, कलाकार जो भी चीज़ें बनाते थे, उनको ब्रिटिशर्स को और कंपनी को लोअर प्राइसेस पे, सस्ते दामों में बेचना पड़ता था, जिससे उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो डिक्लाइनिंग मीन्स होता है नष्ट हो जाना, तबाह होना धीमे धीमे। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, यानी जो कृषि से रिलेटेड जो भी उनका उत्पादन होता था, वो भी ख़त्म होने लगा। ऑल्सो बंगाल वॉज हिट बाई अ डेवेस्टेटिंग फाइमाइन। और इसके साथ ही साथ बंगाल में एक बहुत ही भयंकर अकाल भी पड़ा। पहले से बंगाल का एग्रीकल्चर नष्ट हो गया था और उसके बाद उसमें अकाल भी आ गया काफ़ी भयानक। द टेरिबल फेमाइन इन विच 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन किल्ड। ये बहुत ही भयानक सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसमें आपके 1/3 जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई, मर गई। इट वॉज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ इंसाइट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सब, इसका बड़ा कारण जो था, ये इसका मेन कारण जो था वो था ऑफिशियल्स की, मतलब इस चीज़ को ना देखना, मतलब उनके भले के बारे में ना सोचना। ये जो कमी थी वो सबसे बड़ी कमी थी ऐसा सब होने के लिए। ये सब जो इतना नुकसान हुआ, लोग इतने मारे गए, वो सब था ब्रिटिशर्स की मतलब इंडियंस को नज़रअंदाज कर देना, उनके भले के बारे में ना सोचना। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर ओनली इंटरेस्टेड इन रेवेन्यू कलेक्शन। केवल ये इसमें इंटरेस्टेड है ना, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बाकी पीजेंट्स की कैसी दशा है, उनका वो खा रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, इससे उनको इस बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। हिस्ट्री रिवील्स द बंगाल फेमाइन एंड द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय इट वर द सब्जेक्ट ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जीज नॉवल आनंद मठ। जो बंगाल फेमाइन, यानी जो बंगाल में अकाल पड़ा और उससे डेवेस्टेशन में तबाही जो हुई उसके कारण, ठीक है, बाय इट, ये सब्जेक्ट थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवेल लिखा था, एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ, ठीक है, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवेल लिखा था आनंद मठ, ठीक है। उसमें क्या बताया था उन्होंने, जो बंगाल में आपका अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, इसके बारे में और उससे होने वाली तबाही के बारे में, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी एक फेमस नॉवेल आनंद मठ में लिखा हुआ है।